वीडियो है जो आप सुनते हैं, सब कुछ गुरुदेव की अंतःकरण की प्रेरणा में आई हुई बातें, जिसको प्रैक्टिकल करके और प्रैक्टिकल करने से जो फ़ायदा हुआ उनको, वो फ़ायदे वाली बातें सब है जो हम लोग गुरुदेव की यहाँ पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे चंदन जी भाई साहब बता रहे थे कि संख्या काफ़ी कम है अपने लोगों की, तो ये बोल रहे थे तो हमारे मन में एक कहानी याद आ गई। हमारे गांव की ही कहानी है। डिप्टी इंस्पेक्टर हमारे 5वीं क्लास में पहले बहुत वैल्यू हुआ करती थी डिप्टी सब इंस्पेक्टर के। आज के टाइम उसको BEO बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पता ना आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो अपने बिहार में, उड़ीसा में, चाहे उत्तर प्रदेश में होंगे लोग, और ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारीगण होते हैं उन पर चर्चा कभी करने का मौका मिला होगा तो ज़रूर जानते होंगे आप। तो बात हमारे ही स्कूल की है। तो डिप्टी साहब आए हमारे यहाँ, किसी बच्चे लोगों से खड़ा करा कर कुछ प्रश्न पूछे, कोई बच्चा सब जवाब नहीं दिया। तो जो पढ़ाने वाला टीचर था उसको बहुत झाड़ लगी कि भाई कैसा तुम पढ़ाते हो। पहले बड़ी टाइट सिचुएशन होती थी, आज के टाइम वाली बात नहीं है। पहले में इंटरव्यू हुआ करता था कि हाँ भाई क्या पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स पढ़ाते हो। डिप्टी इंस्पेक्टर आता था, टीचर को चेक करता था कि हाँ भाई बताओ टीचर साहब पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं। कुछ उसमें जो कुछ भी वो जानता था, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आकर के वहाँ के जो ऑफिसर होता था आकर के मंच से पूछता था कि हाँ भाई बताओ। बच्चे 2-4-5 बच्चे लोग थे, उनसे पूछा, वो नहीं बताए, बहुत तगड़ी डांट लगी उनको। तो मास्टर साहब बोले, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि सर पहले मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपको जितना डांटना हो डांटिएगा। हमारे स्कूल में 4 टाइप का बेंच है। उसमें जो सबसे पीछे वाला बेंच है ना, वो बाबू क्लास बेंच है। तो उस बाबू क्लास बेंच में हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े परिवार के बच्चे लोग हैं वही लोग आते हैं, और वो परमानेंट आते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं है, उनको डिग्री डिप्लोमा लेना है। ऐसे ही बड़े परिवार के बच्चे हैं, उनको नौकरी हुई या ना हुई कोई विशेष मतलब नहीं है, वो ज़मींदार परिवार के लोग हैं। कभी मन करेगा तो आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी हमारी रिलेशन को बताई हुई बात को याद करेंगे, नहीं करेंगे। तो उनसे आप क्यों आशा करते हैं। और उसके बाद वाला जो बेंच है वो गोबर गणेश बेंच है। उनको सर से धड़ को अलग कर दीजिए, उसके बाद भी वो लोग कुछ याद वाद नहीं करेंगे वो लोग। और पीछे से तीसरा बेंच जो है वो बियहुता बेंच है, सीजनल बेंच। उसमें जब गांव में शादी का जब सीजन आता है कुआर कार्तिक के बाद, तो उस और क्षेत्र के जिसको भी शादी होती है, अब गार्जियन क्या बोलेगा कि मेरा बेटा क्या है, अनपढ़ है, हाँ पढ़ाई करता है, किस क्लास में पढ़ता है, तो फलाने जगह जाकर चेक कर लीजिए आप। तो पीछे से तीसरा जो बेंच है वो बियहुता बेंच है। और शादी सीजन का जब आता है उसी समय में लोग आते हैं, और जब शादी का सीजन ख़त्म हो जाता है लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो उनसे भी आप आशा मत कीजिए। जो सबसे आगे वाला जो बेंच है वो सबसे नियमित आता है। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तबीयत भी ख़राब होती है तो फिर दवाई सवाई खा करके बच्चे लोग आते हैं, नियमित आते हैं। अब मैंने क्या मेहनत किया है, ये आगे वाले 1-2 बेंच है जो रेगुलर आने वाला बेंच है, इन्हीं लोगों से पूछिए कि मैंने कितना मेहनत किया है। बात सही निकली। तो कहने का मतलब ये है, गांधी जी भी साबरमती आश्रम में मीटिंग ले रहे थे। तो जाकर के उनके शिष्य लोग, उनके परिजन लोग, जानने वाले सहयोगी लोग, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, गांधी जी के अनुयायी लोग साथ में थे कि बाबू तो अब तो लगता है कि देश आज़ाद हो जाएगा। तो अच्छा कैसे? तो देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में आप मीटिंग बुलाए हुए हैं, लगता है कि पूरा भारतवर्ष ही जग गया है। तो बोले कि अच्छा चलो हो सकता है। तो मंच पर गए बाबू, और बाबू जा कर के बोले कि कितने लोग इसमें ऐसे हैं कि उनको आज ही अगर शरीर छोड़ना पड़ जाए किसी काम को करने के लिए, वो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ भी उनको आदेश दिया जाए, कहीं बम फोड़ना हो, कोई काम करना हो जिसमें बिल्कुल आपको फांसी की सज़ा हो जाए, तो उसमें से पूरे भीड़ में से 5 आदमी हाथ उठा करके, लाखों के भीड़ में 5 आदमी ही हाथ उठाया था। उसमें अपने एक गुरुदेव भी थे।
तो संख्या अच्छी लगती है, संख्या में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन परिवर्तन करने वाले लोग मुट्ठी भर ही होते हैं सर। बहुत बिरले लोग होते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न लाता है, आईआईटी करता है, मेडिकल में जाता है, यूपीएससी रिजल्ट में निकालता है। 10th क्लास में जब हम पढ़ाई करते थे 3-3 4-4 सेक्शन हुआ करता था कृष्णा जी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, न जाने कितने सेक्शन हुआ करते थे। 1-2 लड़के निकले आईआईटी, 1-2 डॉक्टर बने, बाद बाकी लोग ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। उनके लिए अलग टीचर थोड़े ही था, उनके लिए लाइब्रेरी अलग की व्यवस्था थोड़े ही की गई थी। वहीं लाइब्रेरी है, वहीं टीचर लोग हैं, वहीं बिल्डिंग है। आप कितना तत्पर हैं? वहीं गायत्री मंत्र, गुरुदेव गायत्री मंत्र पढ़ करके एक फूल उठाकर किसी को दे दिए तो उसकी कंपनी खुल गई। हम लोग 5-5, 10-10 माला गायत्री करते हैं, अपने जीवन की एक छोटी छोटी अपने जीवन में शत प्रवृत्ति का संवर्धन ही नहीं कर पाते। तो कुछ तो बात है, आप कितना तत्पर हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं बताया कि दांत की रख रखाव, दांत की साफ़ सफाई कैसे करनी है, ब्रशिंग टेक्निक कितनी है, कैसे करनी है, कितना बार ब्रश करना चाहिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मैं खूब अपने पेशेंट को गुरुदेव के एक ड्यूटी समझ करके, जो कुछ भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट करने के दौरान, कृष्णा जी भी हमारे गए हैं 1-2 बार, उनको भी 2-4-5 मिनट भाषण में दिया होगा ज़रूर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। गुरुदेव की एक छोटी सी जिम्मेदारी समझ करके, कि अक्सर लोग नहीं बताया करता है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जो मैगजीन आती है, जिड्डा जिसका नाम है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में जितनी भी दांत की बीमारियां हो रही है, ट्यूमर, सिस्ट, फ्रैक्चर, इम्पैक्शन, बड़े बड़े काम को, बड़े बड़े डिजीज़ को अगर छोड़ दिया जाए, ऑर्थोडोंटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को छोड़ दिया जाए, तो 90% बीमारियां अच्छा से ब्रश नहीं करने के चलते आ रही है। ड्यू टू सिविलाइजेशन आ रही है, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन आ रही है। तो ये कैसे ठीक होगा? ये तो गुरुदेव ही ठीक करेंगे। चाह करके भी हम उस वातावरण को कैसे बदल सकते हैं? हम पति पत्नी दोनों आदमी डेंटिस्ट हैं, हमारा बेटा के दांत में 5 दांत में फिलिंग किया हूँ, और बेटी को 7 दांत में फिलिंग किया हूँ। क्या ब्रश करना मैंने नहीं सिखाया है क्या उसको? बहुत सारे लोग पूछता है मेरे से, आप लोग ही पूछ सकते हैं इस बात को। लेकिन हम नोएडा के कल्चर को, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उस सोसाइटी के कल्चर को मैं नहीं चेंज करता ना सर। हर बर्थडे पार्टी में वहीं टॉफ़ी मिलती है, वहीं केक मिलता है, वहीं उसी वातावरण में, वहीं डांस, फलान ठिकान, स्विमिंग पूल, उसी वातावरण में रहना है उसको भी। डेंटल सर्जन है तो हमारे बेटा बेटी का दांत कोई पत्थर का थोड़े बना हुआ है, लोहे का। वो जो खाएगा उसके हिसाब से उसको भी इन्फेक्शन होगा, जो एक आम आदमी को होता है। कल्चर को हमको आपको चेंज करना पड़ेगा साहब जी। बिना हम लोग मिले जुले, बिना अपनी बुद्धि विवेक लगाए हुए हम कल्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं। डेंटिस्ट हैं तो हम अच्छा काम करते हैं, यहाँ बेटा को देखते हैं कि हम हर 2 महीना 1 महीना पर क्लिनिक में बुला करके देखते हैं, कुछ काला काला कैरीज लगना शुरू हो गया, तुरंत उसको फिलिंग कर देते हैं, दर्द नहीं होने देते हैं। पल्पोटोमी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जहाँ ज़रूरत वैसा हम नहीं पड़ने देते उसको। यही बात कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन नहीं रोक सकते आप। रोड पर चल रहे हैं आप, तो केवल आप ही की गलत ड्राइविंग से एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। आप अगर सही भी ड्राइविंग कर रहे हो, पीछे से कोई गलत ड्राइविंग करके आ जाए तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर सृष्टि को बचाना चाहते हैं कि आपका समाज कुछ ऊंचा उठे, तो अपने को सुदृढ़, मजबूत बनाते हुए समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हर किसी के बारे में हम हर किसी को प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। हर कोई दूसरे पर जाकर के किसी ना किसी, हमारी गलती नहीं है, फलाना गलती कर देता है, इसके चलते ये समस्या है। टीचर बोलता है कि हमारी बात है, स्टूडेंट नहीं मानता है, मैं क्या करूं, कितना भी पढ़ाई करता हूं। ये घर से ही स्थिति इसकी खराब है। माता पिता पता ना इसको जीवन में अनुशासन सिखाया ही नहीं है, क्या ये पढ़ाई करेगा। उसके गार्जियन से जाकर पूछिए तो टीचर को दोष दे देगा।
टीचर से जाकर पूछिए कि क्या बात है भाई, तो हमको हमारे पास इतनी जीवन की समस्याएं हैं कि मैं कितना बुद्धि लगाऊं। जनगणना मेरे से करवाते हैं लोग, 20 को काम बताएगा कि जो टीचर के या टीचिंग के अलावा मेरे से सरकार करवाती है। कितना एक टीचर से हम अपने बिहार में मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो वहीं बता रहे थे मेरे से। आप अपना बेस्ट एफोर्ट दीजिए ना सर। हर व्यक्ति को देखता हूँ कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, दूसरा के गलती के चलते ये समस्या क्रिएट हो गया। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे बड़े भाई राम जी भैया हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए वो किसी जॉब करते थे अपने नौजवानी में, 25-30 वर्ष की अवस्था में भिक्स कंपनी में जॉब करते थे कलकत्ता में। उसी समय अपनी ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने कलकत्ता से ही बनवाया था। रहने वाले हम लोग बिहार के हैं, लेकिन वो उसी जगह पर अपना डीएल बनवाए थे वो। तो एक कहानी कहते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, मैं चाहता हूँ इस बात को बताना। तो उस समय, आज के टाइम में तो 500,000 रुपया एक्स्ट्रा एजेंट को दे दीजिए, डीएल मिल जाता है। उस ज़माने में वो सिखाता था, वहाँ पर कोई खास इंस्टीट्यूशन होता था, वो जब तक देखेगा नहीं उसका जो लाइसेंस देने वाला एक अपने आदमी को भेजेगा। अगर अधिकारी है तो अपने तो जाएगा नहीं कि रियल में ड्राइविंग कर रहा है कि नहीं, अपने किसी जानने वाले को वो भेजेगा और पता लगाएगा कि हाँ सही में इसको ड्राइविंग आती है कि नहीं। पूरा 1-2 महीना ट्रेनिंग होती है, फाइनल डिसीजन उसका एक आदमी करता है कि हाँ इसको बैक गियर कैसे लगाया जाता है, क्या क्या सब चीज़ होता है, जितनी भी ड्राइविंग की सब बातें हैं, सब बात उसको पूछेगा और देखेगा भी। फाइनली जा करके अपने अधिकारी को बताएगा कि हाँ साहब अब आप डील का लाइसेंस इसको दे सकते हैं। तो हमारे भैया बता रहे थे कि जब फाइनल हमको डीएल का लाइसेंस मिल रहा था तो लास्ट में एक बात कहा था, अधिकारी बोला था कि देखो बेटा, यही तुम्हारी अंतिम बात है, अंतिम लर्निंग है। और ये बताया था कि तुम जब गाड़ी चलाना तो ये बात मान लेना कि सृष्टि में सारे के सारे लोग अंधे हैं, आंख बस केवल एक मेरे ही पास है। मेरे ही पास, तुम्हारे पास ही आंख है और बस सब चीज़ को बचा करके तुमको चलना है। अगर ये तुम मन मस्तिष्क में ले करके चलोगे तो किसी प्रकार की परेशानी तुमको नहीं आएगी। नहीं तो तुम अपने हिसाब से इंडिकेटर दे रहे हो, सही है, सामने वाला लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा है, घूम रहा है राइट। उसको, मेरे साथ 20 बार घटनाएं घटी है। सोसाइटी से एक लेडीज निकली, राइट साइड का इंडिकेटर दे करके मैं पीछे पीछे घूम रहा था, 4 को चौराहा पार कर दी। हमको लगा कि अब घूमेगी, कहीं घूम ही नहीं रही है। तब क्या कीजिएगा, इसमें किसका दोष देते रहिएगा? आपको माफ़ी देनी पड़ेगी। आपको ये बात को सोच करके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई उससे नहीं हो पाएगा, उसको पूरा पश्चिम पता नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये सोच करके आप चलेंगे तब एक्सीडेंट नहीं होगा। युग निर्माण में मित्रों कुछ इसी ढंग की बातें हैं। आप मान करके चलिए कि आपको सहयोग करने वाले धरती पर कोई नहीं है, बस गुरुदेव हैं। और आप सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए एकलौते, पूरा सृष्टि में पूरे एकलौते व्यक्ति हैं जिसको युग निर्माण करना है। इससे कम सोचिएगा तो काम नहीं बनने वाला है सर। सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए जो कुछ भी आप संकल्प लेते हैं, आप बिल्कुल यही मानिए कि किसी प्रकार का सहयोग करने वाले हमारे सृष्टि में नहीं है। ये गुरुदेव का संकल्प है, उसी संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुदेव मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े हैं। माता जी खड़ी हैं, माँ गायत्री खड़ी हैं और कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। यही सोच करके अब पूरा सृष्टि अंधा है। हम ही को काम करना है, हम ही को अकेले बाल संस्कारशाला भी देखना है, हम ही को अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी करना है, हम ही को अकेले परिवार निर्माण भी करना है। ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आपको। सुभाष चंद्र बोस इस बात को सोचते कि मुझे कलेक्टर बनना है, आज़ादी मिल जाती क्या? भगत सिंह इस बात को सोचते तो कोई पढ़ने में कमज़ोर थे क्या वो लोग? सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िएगा, रोंगटा खड़ा हो जाता है महाराज। आज तक पति पत्नी दोनों आदमी डेंटिस्ट हैं हम लोग, ऑल्टो भी नहीं खरीदा पाया। और पता है उनके परिवार का स्टेटस क्या है सुभाष जी का? सुभाष जी जब बंगाल से भागे थे
जिस गाड़ी से भागे थे और जिस मकान से निकल करके भागे थे, अपना रूप को बदल करके बहुरूपिया का रूप ले करके, वो 54 कमरा का वो मकान है, 54 कमरा है, उस हवेली है, हवेली, उस हवेली के मालिक थे वो। जी सर। और जिस गाड़ी से भागे थे उस गाड़ी को ले जा करके पनिया जहाज जहां मिलता था वहां तक उसी गाड़ी से गए थे, वो गाड़ी ऑडी है। उस परिवार में आज के 100 बरस पहले ऑडी थी, और उस जिस मकान में सुभाष जी रहते थे वो मकान 54 कमरे का मकान था। ये हुआ उनके पैसा का स्टेटस। पिताजी एक बार उनको गलती से बोल दिए थे कि गांधी जी के पीछे पीछे घूमते हो, गांव के क्षेत्र के जितने भी आवारा बच्चे होते हैं उनको नेतागिरी करने का मन करता है, ये बोलो ना कि तुमको पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है। तो पिताजी की आवाज़ को बंद करने के लिए, उनकी बात को जवाब देने के लिए इंग्लैंड गए। बड़े बड़े परिवार के लोग इंग्लैंड जाते थे उस ज़माने में। इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जा कर के 4 से 6 महीना में पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप करके उन्होंने दिखाया ICS। उस ज़माने में ICS हुआ करता था, UPSC आपका आज का UPSC। इंटरव्यू वहीं होता था, रिटन एग्जाम भी वहीं होता था, और बहुत बड़े बड़े धनाढ़ जमींदार परिवार के बच्चे जाते थे, उतना खर्च ही नहीं जुटा पाते थे। ये है उनका पढ़ाई का लेवल। और लीडरशिप उनके जीवन में ऐसी थी कि जब भाग करके पनिया जहाज से जा करके हिटलर से मिले, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतवर्ष के तरफ से जितने भी सैनिक लड़ाई किए थे इंग्लैंड के तरफ से जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी जीत लिया था ना, तो जितने बंदी जो बनाए थे सैनिक वो आपके भारतवर्ष के लोग थे। चूंकि आप तो इंग्लैंड के गुलाम थे यहाँ पे, और मरने मारने के लिए यहाँ सैनिक के रूप में हम ही लोग बहाल किया था इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में उधर हिटलर ने इंग्लैंड को जीत लिया था और यहाँ के सैनिक वहाँ जा कर के लड़ाई कर रहे थे। सुभाष जी ने बुद्धि लगाया, जा कर के कहा उनसे, हिटलर से, कि हमारे सैनिकों को छोड़ दीजिए, इन्हीं सैनिकों के माध्यम से हम इंग्लैंड को, जो अंग्रेजी शासन जो भारतवर्ष में राज कर रही है, इनको पता नहीं है कि कितने गधे ये लोग हैं, इनको हमको क्लास लेने दीजिए, हमको बात करने दीजिए। तो दोहरा फायदा हुआ उनको। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, हम पढ़ रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस लेवल की लीडरशिप थी उनके अंदर। पहले हिटलर ने अपने बहुरूपिया को भेजा, पहले मिलने की कहानी है, 2-3 बहुरूपिया आए, दोनों को ऐसे ही हेलो आए, हाथ मिलाया, कुछ समझे ही नहीं, कुछ भाव ही नहीं दिए। बाद में ओरिजिनल हिटलर आया तो खड़ा होकर के हाथ मिलाया, तो हिटलर पूछा कि तुम समझा कैसे कि हम ओरिजिनल हिटलर हैं? तो सब बात बताया उन्होंने कि क्या बात है, कि मैं कैसे समझ लिया कि आप ओरिजिनल हिटलर हैं। उसके बाद नेताजी वहीं बोला था, वहीं स्टार्ट किया कि हाँ रियली भारतवर्ष का यही नेताजी है। इतना प्रभावित हुआ कि जो सुभाष जी बोले थे और हर बात को माना हिटलर ने, और सारे भारतवर्ष के जो गुलाम बना करके रखा था हिटलर ने, सब किसी को छोड़ा, और उन्हीं लोगों के माध्यम से सुभाष जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इस लेवल के आपके लीडरशिप देख लिए, पैसा का क्षेत्र देख लिए, इंटेलिजेंसी देख लिए, बाद में जितने प्रधानमंत्री जो बने ना जी आज़ाद भारत में, सब लोग जूते साफ करने वाले थे। देख लीजिएगा उनके वीडियो, अगर ऑडियो किसी प्रकार का फोटोग्राफ्स उनको पहले आज भाषण देते हुए, सुभाष जी का भाषण देते हुए अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि सारे जो PM CM बने थे बाद में, ये सब लोग नीचे बैठल रहते थे। मेन आदमी आपके सुभाष जी थे। वो इस बात को सोचते, ऐसे प्रतिभा जब आपके भारतवर्ष के आज़ादी की लड़ाई के लिए संकल्पित हुई, तब जा कर के उसी ढंग के कुछ प्रतिभा 10, 5, 20, 100, 200 लोग होंगे। तो हम लोगों को भी युग निर्माण के लिए उसी लेवल की सोच रखनी पड़ेगी। प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि टीम नहीं आया, ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, बाल संस्कार साला रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। संख्या जो रियल संख्या है ना, काम करने वालों की संख्या, वो बड़ी मुट्ठी भर होती है सर।
गांधी जी के सत्याग्रह देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी के देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई के टाइम का देख लीजिए। जितने भी लोग होते हैं जो रियल फाइटर होते हैं, जो फ्रंट से फाइट करते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, बिरले लोग होते हैं। इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी पानी आ रहा है। आज मैं रात को 2 बजे उठ करके देखा, इतना पानी हो रहा था कि हमको लग रहा था कि अब तो लगता है कि युवा भाई हमारे चंदन जी बहुत मेहनत किए हैं, परेशान होंगे आप। चलिए, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, ये समय बहुत विचित्र समय है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कितना भी अच्छा आदमी हो, बढ़िया नाच हो रहा है, नाचने का मन करने लगेगा उसको। महर्षि अरविंद, मैं लिखा अभी कि इसी बात को मुझे बोलना है, वो ये है कि महर्षि अरविंद वर्षों से तपस्या कर रहे थे। कृष्णा जी बड़ी महर्षि अरविंद की बहुत सारे पुस्तकें पढ़े हैं, पीछे बैठे हैं, कभी आपको भी मंच पर मैं बुलाऊंगा किसी खास टॉपिक पर। वर्षों से तपस्या कर रहे थे। माता जी का जिस दिन अवतरण हुआ, जिस दिन डेट फिक्स करके अपने पुस्तक में लिखे हैं, वो माता जी का जिस दिन अवतरण हुआ, उसी दिन महर्षि अरविंद का महामानव से अति मानव में प्रवेश हुआ। अंतिम डिग्री है अध्यात्म की, उसी दिन ही हुआ है। एक चीज़ है आपके माता जी। हम लोग जो अखंड ज्योति का शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, माता जी का अवतरण के दिवस का हम लोग शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। गुरुदेव की साधना, उसी दिन से जो 24 लाख का महापुरुष चरण की शुरुआत की गई, उसका भी हम लोग शताब्दी समारोह बार बार चिन्मय भैया इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो कोई भी अपने जीवन में शत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए संकल्प लेगा, चिटकी बजा करके ऐसे पूरा होता चला जाएगा। भाई याद रखिएगा इस बात को, चिटकी बजा करके। इसको तप करते करते महर्षि अरविंद जैसे लोबल के लोग बरसों से तपस्या, गुरुदेव जिस व्यक्ति की चर्चा करते करते फूले नहीं समाते हैं, जिस सत्ता का नाम महर्षि अरविंद है, और अटके पड़े थे। महामानव से अति मानव में रोज कोशिश करते थे, बुद्धि लगाते थे, बरसों से बुद्धि लगाते थे, नहीं हो पा रहा था। आप सोच करके देखिए, जब भी आप साधना करने जाइएगा इस बात को याद रखिएगा कि वो टाइम चल रहा है। क्रिकेट के जानकार लोग हैं, जो क्रिकेट जिनका पैशन है, उनसे बात कीजिएगा तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग धन्य हैं कि सचिन वाले ईरा में हम पैदा लिए हैं। सचिन को क्रिकेटिंग करते हुए मैंने देखा है। बहुत बड़े क्रिकेटर हम लोग भी नहीं हैं, कभी छक्का चौका स्कूल में मार लिए, लेकिन जो क्रिकेट के पैशनेबल लोग हैं हमारे घर में भी, चाहे हमारे हित दोस्त लोग, हमारे बैचमेट्स लोग, वो लोग सचिन की चर्चा इस प्रकार करते हैं जैसे गुरुदेव की चर्चा हो रही है। तो ये टाइम मित्रों विचित्र टाइम है, टाइम बीत ना जाए। और 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 2 चीज़ को अगर गुरुदेव से कभी मांगने का मौका मिले तो 2 चीज़ ही मांगिएगा, बाद बाकी सब स्वतः पूरा होते चला जाएगा। एक तो नियमितता, और कुछ हटाने का अगर मन करे, आपके अंतःकरण से कोई चीज़ अगर डिलीट करने वाला चीज़ है, गुरुदेव बोलें कि बोलो तुम्हारे जीवन को मैं क्या हटा दूं, तो बोलिए गुरुदेव मेरा आलस को हटा दीजिए। बड़ी बदमाश चीज़ है, कुछ करना ही नहीं देगा। अच्छा काम हो बुरा काम हो, किसी भी चीज़ में आपके जीवन में अगर प्रोग्रेस की ज़रूरत है, भाई साहब ये नियमितता से बढ़िया सत्प्रवृत्ति कोई नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में नियमितता आई तो सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार्यशाला यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। अच्छा बोलने आ जाए, अच्छा ध्यान लग जाए, जीवन से लोभ मोह अहंकार हट जाए, तब तो बहुत बड़े लेवल की बात है, तब तो हम लोग और बड़े हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे भी हैं, गीत गाते हैं ना हम लोग, जैसे भी हैं लेकिन पुत्र तुम्हारे हैं, ये संगीत है अपने मिशन का। तो गुरुदेव परिमार्जन किसको करेंगे? आप तैयार जब होंगे, आप कमज़ोर हों,
विकलांग हो, हाथ नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए बॉर्डर पर खड़े होने के लिए हमको जहां खड़ा कर दीजिएगा गुरुदेव, मैं खड़े हो जाऊंगा, तो गुरुदेव उसी से मिसाइल चलवाएंगे ना जी। मैं तो खूब लंबा चौड़ा हूं, हम तैयार ही नहीं हूं, तो तुम काहे के लिए मिसाइल चलाओगे यार? आप गूगल पर टाइप करके देखिएगा, सबसे बड़ा से बड़ा हथियार अगर आप चाहते हैं कि लाइसेंस ले लूं अपने लिए, तो 315 राइफल है। इससे बड़ा हथियार आपके जीवन में नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर हैं तो कमिश्नर लेवल का आदमी आपको छोटा वाला माउजर राइफल पिस्टल का लाइसेंस आपको पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। लेकिन गांव का मुसहर भी है ना, गांव का अगर फौज में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो भाई साहब भारत सरकार उसको मिसाइल चलाना सिखाती है। आपको तैयार होना पड़ेगा। छोटा से छोटा तबका भी अगर गांव का किसी क्षेत्र का आपका भाई, आपका पड़ोसी अगर फौज में जाने के लिए कि हाँ भारतवर्ष की मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, तो उसको LMG सिखाया जाता है, तोप चलाना सिखाया जाता है, मिसाइल छोड़ना उसको सिखाया जाता है। और नहीं सीखेगा तो डांट भी लगेगा उसको। सीख लोग अब जाने लगे हैं, बहुत समय हो गया हमारे। बड़ी सुंदर सुंदर टॉपिक था आज बात करने की। तो नियमितता, सब किसी से मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव से अगर कुछ मांगिए तो नियमितता मांगिए। अगर हटाने की कोई चर्चा हो, गुरुदेव बोलें कि बोलो क्या हटा दें, तो आलस हटा दीजिए गुरुदेव। किसी भी आप स्थिति में हैं, गुरुदेव आपको महान बना देंगे। एक दिन साधना खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, लेकिन नियमितता है तो कब तक खराब होता रहेगा? अगर नियमितता नहीं है तो अच्छे लोग आज ठीक है अगले दिन नियमितता नहीं। आप DPS के भी विद्यार्थी हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। कोई खराब स्कूल का ही कोई विद्यार्थी है, रोज जाता है, देखिएगा बेहतर मार्क्स लेकर के आ जाएगा वो। बहुत अच्छे साधक हैं, कुछ 10 माला 15 माला साधना करते हैं, उनके जीवन में नियमितता नहीं है, वो प्रखरता उनके जीवन में नहीं आएगी। 3 माला ही करता है, खास टाइम में करता है, रोज करता है, गुरुदेव उस पर कृपा कर देंगे। और धीरे धीरे आपका बड़ा जो समस्या है, लोभ मोह अहंकार आशा वासना तृष्णा फलान ठेकान, जो कुछ भी गुरुदेव बताए हुए अपने कंठ ज्योति में, वो भी धीरे धीरे साधना से ही खत्म हो गई। लेकिन सबसे पहला चीज़ तो नियमित आपको बनना पड़ेगा। अरे विभूति जी आते हैं यहाँ पर, प्रमोद साहू जी आते हैं, कृष्णा जी आते हैं, आनंद जी आते हैं, तो इनको बातें सुनते सुनते हम थक गए, क्या आना जरूरी है? भाई साहब चेतना केंद्र, जब आप घर जैसे सोचते हैं अपने घर से ही कि चेतना केंद्र आना है, तो चेतना केंद्र की सांसें आपके मन में चलने लगती हैं। आप गुना करके देखिएगा, एवरेज 15 से 14, 15, 16 बार 1 मिनट में आदमी सांस लेता है। 27,000 के आसपास यदि कैलकुलेट मैं किया था, दिन भर में आदमी सांस लेता है। आप सोच करके देखिए तो कि आप परिवर्तन की सांसें कितने लेते हैं, उतना ही ऊर्जावान हैं आप। गुरु की सांसें कितने लेते हैं आप? 24 घंटा में कितने मिनट कितने सेकंड? आज के बाद मैं ड्यूटी देकर देना चाहता हूं सभी भाइयों बहनों से, कैलकुलेट करके कल अगले संडे को कोई भाई को खड़ा करूंगा कि कितना देर गुरु की सांसें लिए। अखंड ज्योति पढ़ना, गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ना, गुरुदेव के बारे में सोचना, अपना व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण के बारे में सोचना, अपनी ध्यान की स्थिति को सोचना। सुबह मुझे टाइम से उठना चाहिए, शाम को टाइम से सोना चाहिए, क्या खाना है क्या पहनना है इसके बारे में सोचना। क्या मैं करूं कि हमारे गुरुदेव हम पर खुश हो जाएं, इसके बारे में सोचना। यही व्यक्तित्व का निर्माण है, और क्या है। आया था ना हमारे पास क्लिनिक में एक पेशेंट, पूछा था डॉक्टर साहब की दांत कैसे चमक रहा है, पता ना मेरा दांत चमकता है कि नहीं। अब आप पेशेंट मेरे से हमेशा पूछते हैं कि आपका दांत कैसे इतना चमकता है। मैं भी तो 2 बार ब्रश करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सेंसोडाइन लगाता हूँ, एक खाता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, फिर भी मेरा उतना दांत नहीं चमक रहा है। आखिर मामला क्या है? आप कैसे ब्रश करते हो, कितना बार ब्रश करते हो? मैं बोला कि मैं 20 बार ब्रश करता हूँ, गुस्सा करके। 20 बार ब्रश करते हैं? तो हाँ जी मैं 20 बार ब्रश करता हूँ।
कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ब्रश कर लेना ही ब्रश नहीं है। आप जो कुछ भी खाते हैं थोड़ा मोड़ा ब्रशिंग होती ही होती है। तब ऐसा चीज़ खाइए ना जिसमें नेचुरल चीज़, जो ज़्यादा ब्रशिंग जिसमें हो। अब सटने वाला चीज़ को क्यों खाते हैं आप? आप सलाद खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, जितना बार फल खाइएगा, जितना बार अमरूद खाइएगा, आम चूसिएगा, आप कहने के लिए तो खाना खा रहे हैं, लेकिन आप नेचुरल ब्रशिंग आप कर रहे हैं। तो कितना बार ब्रश हो गया? हम बोले 2 बार मत कीजिए। हम जो कहते हैं उस चीज़ खाइए, आज जितना बजे उठने के लिए और सोने के लिए बोलते हैं उतना बजे सूतिए उठिए, और जो चीज़ खाने के लिए बोलते हैं वो चीज़ खाइए। अब भले आप 1 ही बार ब्रश कीजिए, 2 बार मत कीजिए। किसी का माथा चाट जाइएगा, बोलिए कि मैं 2 बार ब्रश करता हूँ, गुटखा भी नहीं खाता, सिगरेट भी नहीं पीता, वाइन भी नहीं लेता, मेरा दांत गंदा क्यों है, मुँह से बदबू क्यों आ रही है? एक बार सब कोई चाहता है कि माला लें, एक बार समाधि में चले जाएं। सब किसी की यही इच्छा होती है। यहाँ सबसे पूछा जाए, भाई साहब ध्यान नहीं लगता। कैसे ध्यान लगेगा 2 मिनट के अंदर? 24 घंटा जो कुछ भी खाते हैं आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं खा रहे हैं कि दांत में सट जाए। दांत ऐसे थोड़े चमकता है जी। 3 माला करते हैं, आप 1 माला कीजिए, लेकिन 24 घंटा गुरुदेव के बारे में सोचिए। डॉक्टरी करते भी गुरुदेव की याद आनी चाहिए। सुसु पोटी भी करने जा रहे हैं, गुरुदेव की बात याद आनी चाहिए। झाड़ू मार रहे हैं, किसी को डांट पीट रहे हैं, किस प्रकार गुरुदेव रहते तो इसका निर्णय कैसे लेते, वहां भी गुरुदेव की बात याद आना चाहिए। कैसे गुरुदेव याद आ जाएंगे? कैसे ध्यान आपको आ जाएगा? सविता देवता का ध्यान एक बार आप चाहते हैं कि हाँ 3 माला किए और मेरा सब चीज़ एकदम जग जाए। पूरा लगना पड़ता है सर, 24 घंटा हर काम में लगना पड़ता है आपको। थकान और कमजोरी क्यों होती है? मानिए ये जाल है, हर काम में आपको लगना पड़ता है। जाकर देखिए सलमान खान को, हम लोग जो कुछ भी है नकल करते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग का। जाकर मुझे एक इंटरव्यू में सुनने को मिला था कि भाई साहब बीच शूटिंग से छोड़ करके चला गया। क्या बात है? सुबह में मैं वर्कआउट नहीं किया था। 6 की 7 घंटा भाई साहब वर्कआउट करता है वो। मंगनी में कोई चीज़ नहीं मिलता सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य चीज़ को पाने के लिए असामान्य मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरा जीवन लग गया, 50 बरस का उम्र लग गया, पिताजी माताजी घर परिवार की सारा चीज़ धन दौलत लग गया, तो हम दांत के डॉक्टर बने। 4-5 को बात जानते हैं और चाहते हैं कि रिद्धियाँ आ जाए, सीधियाँ आ जाए। भाई साहब 6 को चक्र बता दिए थे, 5 को कोष बता दिए, सब जग जाए फटाफट। वो सब जगने के बाद 7 लोग के मालिक आप होते हैं सर। इधर 52 बरस लग गया, दांत विभाग भी नहीं संभल पाया अच्छा से। बिना मेहनत का होने वाला है कुछ? बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। एकदम शुरुआती में हम लोग हैं यहाँ पर, बहुत बिल्कुल बचपना है हम लोगों का, पीकू हैं हम लोग, पीकू। चलिए समय बहुत ज़्यादा हो गया, अपनी वाणी पर हम विराम देते हैं। जो कुछ अच्छा लगा गुरुदेव की बातें मानिएगा, जो बुरा लगा होगा मिर्च मसाला लगाकर बोलने की तो हमारी आदत बन गई है कि ज़्यादा लोग आए, हमारी भीड़ बढ़े। अब क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम।